मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की बैठक, जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। कोविड-19 के नियंत्रण पर हुई चर्चा। भारतीय सेना का हिस्सा बने 341 कैडेट, 84 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने ली परेड की सलामी। बरसात के दौरान सड़क बंद होने को मिलेगी जानकारी, डीआईजी गढ़वाल ने दिए दिशा निर्देश। कहा, आपदाओं की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अलर्ट मोड पर पुलिसकर्मी। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ हादसा, नियंत्रित होकर सड़क से नीचे लटकी एम्बुलेंस, बाल बाल बचा एम्बुलेंस चालक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय से कोविड-19 के नियंत्रण एवं कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एनफोर्समेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लेने और अटल आयुष्मान कार्ड का लाभ न दिए जाने की शिकायतें भी आ रही हैं। ऐसा करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जाए। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को और बढ़ाया जाए। इसके लिए नियमित शिविर लगाए जाएं। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाओं और सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए। इस दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत अगले 2 माह विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 40,000 टेस्टिंग का लक्ष्य जरूर पूरा किया जाए। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जा रहे हैं और प्रचार के लिए नए माध्यमों पर ध्यान भी दिया जा रहा है। तो मानसून सीजन में सड़क बाधित होने पर लोगों को इसकी सूचना समय से मिल सके और रूट डायवर्जन प्लान को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, इसके लिए गढ़वाल पुलिस रेंज के भीतर स्थित 7 जिलों में रूट डायवर्जन प्लान के लिए एसओपी बनाई जा रही है। यह एसओपी जल्द ही जारी हो जाएगी और इसके लिए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने निर्देश दिए हैं। एसओपी के तहत एक जिले से दूसरे जिले आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अलर्ट मोड पर रहेगा और इसका फायदा यह होगा कि जहां पर भी भारी बारिश के चलते सड़कें बाधित होंगी, उसकी सूचना होने पर अन्य मार्गों से गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा सकेगा। वहीं इससे सड़क बाधित नहीं होगी और काफी लंबा जाम लगने वाला, उससे भी काफी निजात मिलेगी और इसके साथ ही लोगों को मार्ग बंद होने की सूचना मिलने से वो दूसरे अन्य मार्गों से यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए पुलिस डायवर्जन प्लान तैयार करेगी और इसके साथ ही ऐसे स्थान जहां पर हर साल मानसून अपना कहर बरपाता है, उसके बाधित होने पर क्या दूसरा विकल्प रहेगा, इसको लेकर पहले से पुलिस तैयार रहेगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां गदरपुर में आज सैकड़ों लोगों ने थाना परिसर को घेर लिया। विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कई व्यापारियों ने थाने में पहुंचकर हंगामा मचाया। उन्होंने धरना देकर पालिका प्रशासन और सुविधा शुल्क मांगने के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की है। आवेश में आए सभासद ने खुद का गला घोटने की कोशिश भी की। मामले ने तूल पकड़ा तो आसपास के थानों की फोर्स बुलानी पड़ी और इस दौरान व्यापारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। एसएसपी की ओर से जांच के लिए 4 दिन का समय मांगने पर धरना स्थगित किया गया। शुक्रवार को विवादित दुकान निर्माण मामले में पीड़ित दुकानदारों के परिजन और व्यापारियों ने थाने में धरना दिया। उन्होंने पंजीकृत बैनामे वाली दुकानों पर निर्माण कार्य की एवज में पालिका प्रशासन पर सुविधा शुल्क मांगने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है और उस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कहा है कि इस संबंध में 3 जून को पुलिस को वार्ड नंबर 10 गदरपुर निवासी चंद्रकांता, कुलवंत नगर निवासी सुमन और वार्ड नंबर 8 गदरपुर निवासी शमीमा परवीन ने तहरीर दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सभासद परमजीत सिंह पम्मा एवं मनोज गुंबर ने पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। धरने पर बैठे व्यापारियों के पक्ष में कई संगठनों ने भी साथ दिया है। एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी थाने पर कुछ दिन पहले जो प्राप्त हुई थी, तो उसमें एसओ साहब के द्वारा भी जांच की जा रही थी। तो उसी के संबंध में जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी विषय में व्यापारी के द्वारा थोड़ा सा धरना दिया गया था। तो उस पर मैं सीओ साहब बाकी हमारी फोर्स मौके पर पहुँच गई थी, तो उनसे वार्ता की गई है और धरना उनका समाप्त किया गया और ये आश्वासन दिया गया कि उनके एप्लीकेशन पर जो है सीओ भाजपुर महोदय द्वारा जाँच की जाएगी और जांच में जो तथ्य निकल कर आएंगे उसमें से अगर सच्चाई पाई जाएगी तो 100% उसमें जो विधिक कार्रवाई आगे वो की जाएगी। देखिए, सबसे पहले बता दूं, पुलिस का जो कृत्य रहा वो संवैधानिक नहीं था। पुलिस ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इग्नोर किया है। रही बात ये कि हमने सम्मान किया एएसपी साहब का और सीओ साहब का। हम वार्ता को तैयार हुए। समाज के जितने भी हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष थे, पंजाबी सभा के अध्यक्ष थे, रविंद्र बजाज जी वरिष्ठ भाजपा नेता थे और कई सम्मानित लोग थे। वार्ता की गई है उनसे। उन्होंने इस प्रकरण में हमें 4 दिन का समय दिया है। 4 दिन के बाद यदि हमारी तहरीर के मुताबिक, एफआईआर के मुताबिक उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। नगर पालिका चेयरमैन और उनके साथ उनके ईओ जो हैं ये मिले हुए हैं। पूरा शहर में को इन्होंने भ्रष्टाचार की आग में झोंक रखा है। हर गलत सही काम में, जायज़ काम में भी वसूली होनी है। हाउस टैक्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसके ट्रांसफ़र के लिए इनको एक मकान या दुकान के 3-3 लाख रुपए घूस लेनी है। इससे पूरी जो गदरपुर की जनता है वो पीड़ित थी और ये जो उनका उत्पीड़न हो रहा था नगर पालिका द्वारा वो विस्फोट आज हुआ है, जिसके तहत शहर की सारी जनता और सम्मानित लोग, सभी संगठन यहाँ आकर उन्होंने धरना। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो,
ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां शासन ने कोरोना संक्रमण में सिटी स्कैन की बढ़ती मांग के बाद उसकी दरों का निर्धारण कर दिया है। अब निजी चिकित्सालयों में सिटी स्कैन के रेट में बदलाव कर 2,800 और 3,200 शुल्क निर्धारण किया गया है। शुक्रवार को सचिव पंकज कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं और आदेश के तहत अब सिटी स्कैन के लिए मरीजों को अब 16 स्लाइस से अधिक उधर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर बड़ा गोलमाल सामने आया है। दरअसल ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर अस्पताल में 20 किलोलीटर क्षमता वाला दूसरा प्लांट लगा दिया है और एसटीएच प्रबंधक के ऐतराज के बाद अस्पताल से प्लांट हटाया गया। सांसद अजय भट्ट ने डीएम नैनीताल को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसटीएच प्रबंधक प्लांट के लिए दोबारा टेंडर कराएगा। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन देने के लिए जिला प्रशासन ने आपदा मद से 65 लाख रुपए का बजट मंजूर किया था और इस रकम से गत 5 मई से अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। लाखों रुपए खर्च कर दे टैंक का बुरा बनाने के साथ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। सांसद भट्ट भी प्लांट के निरीक्षण को पहुंचे। बाद में सांसद को प्लांट में पुराने उपकरण लगे होने की शिकायत मिली। बताया गया कि अस्पताल में नए प्लांट के नाम पर पुराने टैंक फिट कर दिए गए हैं और मामले में एसटीएच प्रबंधक ने भी ऐतराज किया तो 7 जून को प्लांट हटा दिया गया। तो उत्तराखंड के देहरादून से मामला सामने आया है, जहां पर शासन ने कोरोना संक्रमण को लेकर के ये व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन उसमें भी अब खेल किया गया है। हल्द्वानी के दरअसल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर यह बड़ा गोलमाल सामने आया है। ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर अस्पताल में 20 किलोलीटर क्षमता वाले पुराना प्लांट लगा दिया है। दरअसल एसटीएच प्रबंधन के ऐतराज के बाद अस्पताल से प्लांट तो हटा लिया गया। सांसद अजय भट्ट ने डीएम नैनीताल को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसटीएच प्रबंधन प्लांट के लिए दोबारा टेंडर कराएगा। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में ब्लैक फंगस मामले थम नहीं रहे। शुक्रवार को देहरादून व नैनीताल जिले में 13 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है और ब्लैक फंगस मरीजों की कुल संख्या 369 हो गई है।
वहीं मरने वालों की संख्या 58 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को देहरादून जिले में 12 और नैनीताल में एक मरीज की ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। वहीं देहरादून और हरिद्वार जिले में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तो वहीं देहरादून जिले में कुल मरीजों की संख्या अब 331 हो गई है, जबकि नैनीताल में मरीजों की संख्या 32, उत्तरकाशी में 2, हरिद्वार में 3, उधम सिंह नगर जिले में ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 369 हो गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 287 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 21 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा 1614 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेजा जा गया है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 15, चमोली में 11, चंपावत में 26, तो उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि भगवान श्री बद्री विशाल एवं बाबा केदारनाथ जी से मेरी यही प्रार्थना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी शीघ्र स्वास्थ्य और लाभ पाएं और पुनः उसी ऊर्जा से मां भारती की सेवा करें। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये प्रार्थना है कि हमारे पोखरियाल निशंक जी, माननीय पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। भगवान केदारनाथ जी से और भगवान बद्री विशाल से ये प्रार्थना है कि हमारे पोखरियाल निशंक जी जल्दी ठीक हों। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार होते होते बच गई है। बता दें कि मामला बागेश्वर के नुमाइश खेत 84 सड़क मार्ग में विकास भवन कार्यालय के पास का है, जहां एक एम्बुलेंस
108 नंबर अनियंत्रित होकर सरयू नदी में ढलान की ओर लटक गई और यह देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से उसने खुद की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस पर कोई नहीं था। एम्बुलेंस एक मरीज को लेने चौरासी जा रही थी। जैसा कि बताया गया है कि एक फोन आने पर एम्बुलेंस चालक मोहित को लेने के लिए मौके से रवाना हुआ और तभी विकास भवन के पास सड़क पर लगे स्पीड ब्रेकर से एम्बुलेंस असंतुलित हो गई। सूचना मिलते ही तुरंत रेस्क्यू टीम, पुलिस व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाल सके। तो वहीं भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम IMM के गीत पर कदम ताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे तो लगा कि वीर जवानों का विशाल सागर उमड़वाया है और एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक शख्स की भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। आज भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरते ही 341 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 84 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए और पश्चिम कमान के GOC NC लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह ने परेड की सलामी ली। मार्कर्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। कंपनी सार्जेंट मेजर जयदेव सिंह, शिवजीत सिंह संधू, PD सिरपा, राहुल थापा, सक्षम गोस्वामी व जितेंद्र सिंह शेखावत ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह ली। 8:01 पर एडवांस कॉल के साथ ही छाती तने देश के भावी कर्णधार असीम हिम्मत और हौसले के साथ कदम बढ़ाते परेड के लिए पहुंचे और इसके बाद परेड कमांडर दीपक सिंह ने ड्रिल स्क्वायर पर जगह ली। कैडेट्स के शानदार मार्च पास्ट से दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस व अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा भी। से की थी। उसके बाद NDA का एग्ज़ाम निकाल के मैं NDA में रोमियो स्क्वाड्रन का पार्ट था। रोमियो स्क्वाड्रन में 6 टर्म में रोमियो स्क्वाड्रन का SCC भी था। उसके बाद IMA में पुंछ कंपनी का पार्ट था। मेरे पिताजी 9 कुमाऊं में रिटायर्ड हवलदार त्रिलोक सिंह हैं और मेरी मदर होम मेकर हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है जो अभी BCom फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। इसके अलावा खाली समय में मुझे माउंटेन बाइकिंग और डिफेंस रिलेटेड मैगजीन पढ़ने का मन करता है। ये जिस तरह की फीलिंग आज मेरे और हर किसी GC के IMA के मन में है वो नॉर्मल शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी इस सफलता के पीछे अपना हाथ दिया है और हर एक उस इंडिविजुअल का जो कि मेरे स्कूल के शिक्षक हों, मेरे माता पिता हों और मेरे सहपाठी हों, मैं हर एक का दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज इस मौका। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। लाखों घर बर्बाद हो गए, कुछ बुरी तरीके से संक्रमित होकर आज भी परेशान हालत में हैं, तो कुछ कालकलवित हो गए हैं और कालकलवित होने वालों में नौजवानों की संख्या अधिक है। रावत ने कहा कि मैं पटना हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार सरकार को कहा है कि आप कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट करवाइए और उसका परिणाम है कि लगभग 7,000 लोग जिनके नाम मृतकों की सूची में दर्ज नहीं हुए थे, अब बिहार सरकार को दर्ज करने पड़े। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगभग यही स्थिति है और यदि उत्तराखंड में भी मृतकों की संख्या का ऑडिट करवाया जाएगा तो वर्तमान संख्या में बड़ी वृद्धि होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जांच के अभाव में बिना कोरोना संक्रमित घोषित हुए बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। ये ऑडिट इसलिए भी आवश्यक है कि यदि सही संख्या का ज्ञान होगा तो संभावित तीसरी लहर के मुकाबले की रणनीति बनाने में सरकार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ा अब अगर आप कर सकिए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के दिल की बात केवल कांग्रेसी नेता ही समझ सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान और कांग्रेसी नेताओं के स्वर एक समान होते हैं। दरअसल ये बात कही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने का जितना दर्द पाकिस्तान को है, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने धारा 370 को लेकर कहा था कि अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर विचार किया जाएगा, जिस पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सदैव देश विरोधी तथा तुष्टीकरण कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर का विकास हो और वहां शांति और खुशहाली बने। उन्होंने कहा कि ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने देश के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की हो। इससे पहले भी कांग्रेसी नेताओं ने अनेकों बार देश के खिलाफ बोला है और बोलने वालों का साथ भी दिया है। इसलिए अब कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि वह देश के साथ है या देश विरोधी के। तो वहीं राजधानी देहरादून में शनिवार तड़के करीब 4 बजे खूब तेज आंधी चली और जिससे शहर में कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं व कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। आंधी के साथ ही बारिश भी हुई, जिसमें गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली। वहीं राज्य के अधिकतर इलाकों में शुक्रवार रात से ही शनिवार तड़के तक बारिश जारी रही, जिस कारण बद्रीनाथ हाईवे गुलाब कोटी के बाद मलबा आने से बंद हो गया है और जिसे सुबह 9:30 बजे खोल दिया गया। रुद्रप्रयाग जिले में तड़के हुई बारिश के से नरकोटा गांव में कई घरों में मलबा घुस गया। पानी के सैलाब को देख ग्रामीण जान बचाकर भागे। दूसरी तरफ खेड़ाखाल में पहाड़ी का हिस्सा टूटने से एक घर में मलबा घुस गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग घोलतीर के पास भूस्खलन के कारण बंद पड़ा है। कर्णप्रयाग के पास सिमली में सड़क पर मलबा आ गया है और जिसे जेसीबी द्वारा हटाया गया। बड़कोट में शुक्रवार रात आए तेज तूफान की वजह से तहसील क्षेत्र के नगाड़ गांव में एक घर के छत उड़ गई और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं कुमायूं की बात करें तो यहां पिथौरागढ़ घाट सड़क पर मीना बाजार के पास मलबा जाने से मार्ग बंद हो गया। पिथौरागढ़ धारचूला मार्ग बंद है। चंपावत जिले में बारिश के कारण मलबा आने से पूर्णागिरी मार्ग भी बंद पड़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर के प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है और इसको अमली जामा पहनाते हुए एसपी सिटी एवं सीओ रुद्रप्रयाग के निर्देशन पर एसएचओ रुद्रप्रयाग विजेंद्र शाह द्वारा थाना स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा सीओ अमित कुमार के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान ब्लॉक रोड से रोहित पुत्र बाबूराम निवासी रामपुरा थाना रुद्रप्रयाग जिला उधम सिंह नगर को संदेह होने पर पकड़ा, जिसके कब्जे से 150 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में अभियुक्त ने कुछ लोगों के नाम भी बताया है। उधर रुद्रपुर कोतवाली द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक दिन पूर्व ही रुद्रपुर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को 6 किलो से अधिक डोडा पोस्ट व एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये कल शाम को हम ब्लॉक रोड पे चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति हमें देख के भागने लगा ब्लॉक रोड की तरफ, जिसे भाग उठ के हम घेर ला के हम पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो इसके बाद से 150 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिसमें बुप्रीमॉर्फिन, डाइचिपिन ये इंजेक्शन थे। रोहित नाम का व्यक्ति है, रामपुरा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर ध्यान देते हुए खेती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें क्वालिटी का चैलेंज स्वीकार करते हुए कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। आमदनी बढ़ानी है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। यह बात उन्होंने पंचकुला में आयोजित एक दिवसीय कृषि कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खुशहाल बागवानी पोर्टल एवं फसल तोड़ाई के बाद प्रबंधन संबंधी जानकारी से युक्त पुस्तिका का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हमें किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजनाओं पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्रगतिशील किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दें और ये क्रम लगातार चलाएं। इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा। हरियाणा के अंबाला शहर में नई सब्जी मंडी में काम करने वाले और रेहड़ी संचालक के स्वास्थ्य को देखते हुए विधायक असीम गोयल ने वैक्सीन कैंप का आयोजन किया। नई सब्जी मंडी में आयोजित किए गए इस वैक्सीन कैंप के दौरान मंडी में काम करने वाले हर व्यक्ति को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि यहां पर रेहड़ी संचालक आते हैं और पूरे शहर में घूमकर सब्जी बेचते हैं। ये कैंप इसीलिए लगाया गया कि वे सुरक्षित रहे और हमारे आड़ती भाई और उनका स्टाफ सुरक्षित रहे। बार बार ये बात आ रही थी कि यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे शहर के कोने कोने से और शहर के क्या मैं तो कहूँगा दूर दराज से काफ़ी व्यापारी यहाँ सवेरे सब्जी लेने के लिए भी आते हैं। हमारे जो रेडी फड़ी वाले वेंडर साथी हैं वो भी आते हैं और वो पूरे शहर भर में घूम घूम के सब्जी बेचते हैं। वो सब सुरक्षित रहें, यहाँ के हमारे जो व्यापारी भाई आड़ती साथी हैं उनका स्टाफ जो है सुरक्षित रहे। तो एक बात करके आज पुलिस साहब से और अमरनाथ जी हमारे बाबूजी हैं से बात करके सभी से जैसा इन सब ने कहा कि आज लगवा दें, तो ऐसा एक कैंप जो है स्पेशल आज सब्जी मंडी के लिए कैंप लगवाया है और मुझे उम्मीद है आज लगभग 300 डोजेज का ये कैंप है। कम पड़ेंगी तो हम और भी। हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्प यूनियन संबंधित सीटू ने लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता उर्मिला रावत ने की। इस दौरान राज्य मंत्री कमला ढांडा और प्रधानमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उर्मिला रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पोषण ऐप डाउनलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को विभाग की तरफ से कोई मोबाइल नहीं दिए गए और ना ही नेट के लिए कोई राशि दी जा रही है। कार्यकर्ताओं को इस कार्य के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। कार्यकर्ता फोन और प्रशिक्षण मिलने तक ये कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी सर्वे में आशा कार्यकर्ता की टीम के साथ लगाई गई, जिसका विरोध किया जा रहा है। सर्वे के दौरान पूरे हरियाणा में कई सदस्यों की मौत हुई। उन्हें सरकार द्वारा 50 लाख का बीमा नहीं दिया जा रहा। मांग की जा रही कि कोविड के कार्य करने के लिए सारी सुविधाएं दी जाए, जिससे हम और हमारे परिवार सुरक्षित रह सके। सभी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाए और बीमार होने पर निःशुल्क उपचार कराया जाए। इसमें हमारी मांग है, जो अब नई स्कीम चला रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना है। उसमें सभी बच्चे, गर्भवती महिलाएं उस एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो कि हमें करने में बहुत सारी दिक्कत है। उसके लिए हमें फ़ोन दिए जाए, फ़ोन के साथ साथ रिचार्ज खर्चा भी दिया जाए, उसकी जानकारी भी दी जाए। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा। फिर हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए मना नहीं करते हम, लेकिन हमें फ़ोन दिया जाए, सिम दी जाए, रिचार्ज करवाया जाए और उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तब हम काम करेंगे। तो हम काम कर रहे हैं, इसलिए आज हमारा ये मांग पत्र हम पूरे हरियाणा में दे रहे हैं। जब इनको इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए और काम के लिए झोंक दिया आशा वर्कर के और हेल्थ की टीम के साथ इन्हें कोविड की सर्वे के लिए भेज दिया, ना पीपी किट, ना सैनिटाइजर, ना मास्क, ना हैंड ग्लोव, कुछ नहीं दिया और उसके बावजूद इनसे सर्वे करवा गया, जो गलत है। और हम इस बात का विरोध करते हैं कि ये आंगनवाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, बाकी सबको बंद करना चाहते हैं और आंगनवाड़ी का राशन न देकर बच्चों के नाम कुछ समय देंगे उनको नगद राशि, और फिर वो नगद राशि भी बंद हो जाएगी और आंगनवाड़ी के केंद्र भी बंद हो जाएंगे। हम इसका भी विरोध करते हैं और लगातार इस बात का यहाँ बड़ी मोटी प्रॉब्लम है कि यहाँ प्रोग्राम अधिकारी रेगुलर नहीं है। जब भी संगठन बात करने जाता, अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट समस्याएं नहीं हो पाती उनका। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को डीएसआर मशीन के जरिए धान रोपने की सलाह दी। इससे जहां पानी की बचत होती है, वहीं फसल भी 10 दिन पहले पककर तैयार होती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आमतौर पर धान के सीजन में 15 जून से किसान पारंपरिक विधि से धान की पौध तैयार करके अपने अपने खेतों में रोपाई करते हैं। इस विधि में खेत में पानी भरकर रोपाई की जाती है और रोपाई के बाद भी खेत में पानी बनाए रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समय तापमान अधिक होने के कारण पानी का वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है और इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। उन्होंने बताया कि भूजल, लेबर और समय की बचत करने के लिए किसान धान की सीधी बिजाई डीएसआर मशीन द्वारा कर सकते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ
आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।